हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, जितने लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए, आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की जो क्लास है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड। ये आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और ये थोड़ी लंबी चलेगी। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य बने रहिएगा और अपनी पूरी क्लास को देखिएगा जरूर। ठीक, तभी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आपको मतलब जितनी भी चीजें होंगी सारी आज मैं बताने वाला हूँ। इससे आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। और आपको साइंस की भी क्लास मिलने लगी है। ठीक है, साइंस की भी क्लास देखते रहे। आपके जितने भी एग्जाम होते साइंस का बड़ा योगदान होता है, उसकी भी क्लास आपको मिलने लगी या नहीं मिलने लगी। तो आप लोग कैसी लग रही है क्लास, कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, और चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो आज हम जो बात करने वाले सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको CCP बोला जाता है साथियों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात अगर करें तो देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षण प्रक्रिया में मापन मूल्यांकन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब अगर शिक्षण कराया जा रहा है तो उसमें मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब तक कहते हैं ना मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक क्या बात बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए उसका एक महत्वपूर्ण योगदान स्थान है इसका शिक्षण प्रक्रिया में। ये चीज ध्यान रखना, मूल्यांकन का। अब किसी चीज का अगर बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो उसका मूल्यांकन करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक, मापन तथा मूल्यांकन ही, ये मापन हो गया, मूल्यांकन हो गया, ये अधिगम की सफलता तथा असफलता का मूल्यांकन करता है। मतलब मापन तथा मूल्यांकन अधिगम की, बच्चा कैसा है, सफल है या असफल है, तो उसकी असफलता का मूल्यांकन करता है। ठीक है, ये चीजें नोट करते हुए आप लोग चलिएगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, आपकी क्लास सीटेट के लिए। अब देखिए, मूल्यांकन की अगर बात करें तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम या परिस्थितियों तथा सीखने के अनुभवों के लिए, इसके लिए सीखने के लिए मूल्यांकन है। इसके लिए क्या प्रयुक्त किया जाए, सीखने के अनुभवों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली समस्त विधियों और प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है, मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, मूल्यांकन के द्वारा। किसकी, यानी कि जिसके द्वारा अधिगम की परिस्थितियां एवं सीखने कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो कैसे सीख रहा है, कैसे क्या कार्य कर रहा है, की जाने वाली विधियों एवं प्रविधियों की उपयोगिता की जांच की जाती है। अब देखो किसके अनुसार बताया गया है, ये कौन है, टॉमगर्सन। ठीक है, टॉमगर्सन एवं एडम्स के अनुसार बताया गया है, नोट कर लेना इसको, कि किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु, कोई अगर प्रक्रिया हो अथवा या वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अगर आप देखिए बच्चे का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाता है कि नहीं, तो उसका पूरे साल का उसका मूल्यांकन किया जाता है कि नहीं, कि हिंदी में इतने नंबर आए, गणित में इतने आए, तो उसका ही क्या कहना है, किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को, किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु के महत्व को निर्धारित करना ही मूल्यांकन है। समझ गए साथियों। फिर अभी हम आएंगे इसी पर। ठीक, अब देखिए, मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के पुनर्गठन का कार्य करता है। मतलब देखिए, मूल्यांकन एक के लिए नहीं होता है, मूल्यांकन एक के लिए नहीं होता है। मूल्यांकन जो होता है वो टीचर के लिए भी रहेगा और शिक्षार्थी यानी कि बच्चों के लिए भी रहेगा। दोनों के किसके पुनर्बलन का कार्य करता है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आप लोग इसका नोट करना, नोट करते हुए चलिए पॉइंट टू पॉइंट में बता रहा हूं आप सभी को कि अगर पूछा जाए कि मूल्यांकन किसके लिए कार्य करता है, तो ये हमेशा याद रखना, जो यानी कि टीचर हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, हम शिक्षार्थी दोनों के पुनर्गठन का कार्य करता है। ठीक है, समझ गए होंगे। और मूल्यांकन के बारे में क्या बताया गया है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक ऐसा सोपान होता है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक ऐसा सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है, मतलब अगर टीचर है, मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान होता है जिसमें जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण, मतलब उस टीचर के द्वारा क्या दी गई, शिक्षण दी गई, शिक्षण
तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही। समझ गए? तो ये मूल्यांकन निर्धारित करता है। अगर एक टीचर आपकी क्लास में पढ़ा रहा है, आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो उसके द्वारा जो अधिगम प्रक्रिया है वो बच्चे के लिए यानी कि शिक्षक को सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया कितनी सफल रही। अगर बच्चे को चीज समझ में नहीं आएगी टीचर की, तो क्या वो सफल हो सकती है? नहीं सफल हो सकती। या मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को, मैं बता रहा हूं, तो जैसे कोई चीजें नहीं समझ में आएगी तो क्या सफल होगी प्रक्रिया? नहीं सफल होगी। समझ में आ जाएगी तो सफल हो जाएगी। तो वही है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक ऐसा सोपान होता है, ठीक, जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है, टीचर जो होते हैं सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण, यानी कि अगर बच्चा बैठा हुआ है तो बच्चे को द्वारा शिक्षण दिया गया व्यवस्था शिक्षण को आगे बढ़ाने की क्रिया जो होती कितनी सफल रहती। इसीलिए जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों को बार बार कहा जाता समझ में आया, नहीं समझ में आया तो टीचर फिर से बताता। तो मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसको फिर से बता दूंगा। ठीक है साथियों, देखिए इतना डिटेल से, इतना बेहतर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं पूरी। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सारा आज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन खत्म करना। ठीक है, पूरा टोटल। देखिए आगे अगर बात की जाए, अब आता है आपके मूल्यांकन के प्रकार। किसके प्रकार भैया? अब देखिए मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मूल्यांकन? कौन कौन से होते हैं? देखिए नंबर 1 होता है जिसको हम बोलते हैं रचनात्मक। कैसा? यानी कि आपका कौन सा हो जाएगा? रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक, और आपका कौन सा हो जाएगा? नंबर 2। नंबर 2 अगर बात करें योगात्मक। मूल्यांकन। नंबर 3 की अगर बात करेंगे तो आपका जो 3rd वाला हो जाएगा, जिसको क्या बोला जाता है? निदानात्मक यानी निगनात्मक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मूल्यांकन के प्रकार होते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। अब देखिए रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? यानी कि जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है वो क्या कराता है? फीडबैक मुहैया कराता है। मतलब ये इसका कार्य क्या होता है रचनात्मक का? फीडबैक मुहैया कराना। ठीक है, इसका कराना यानी कि फीडबैक मुहैया कराना होता है इसका रचनात्मक। जो विद्यार्थी को शिक्षा प्रति की त्रुटियों की, मतलब जो टीचर, मतलब अगर बच्चा है उसके प्रति अगर क्या हो जाए कि त्रुटियों को समझने और उन्हें दूर करने में विशेष सहायता होती है, तो ये हो गया आपका रचनात्मक मूल्यांकन। अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसको समझने और उसकी त्रुटियों को सुधार करने में क्या करता है? उसे दूर करने में विशेष सहायता रखता है। देखिए और रचनात्मक मूल्यांकन का क्या किया जा सकता है? देखिए रचनात्मक मूल्यांकन को क्या कर सकते हैं? रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपात्मक आकलन। अब प्राथमिक स्तर पर अगर जहां तक बात करें, किस पर? प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर अगर देखोगे तो पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को भी शामिल नहीं किया जाता। मतलब ग्रेडिंग और रैंकिंग को इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये नोट कर लेना,
इसको ग्रेडिंग, ठीक है, ग्रेडिंग और रैंकिंग। ग्रेडिंग हो गया आपका, कौन सा हो गया, रैंकिंग को शामिल नहीं किया जाता है। समझ गए। आगे हम बात करें योगात्मक मूल्यांकन की। अब देखिए योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। इस प्रकार का मूल्यांकन प्राय यानी कि योगात्मक मूल्यांकन होता है, ये प्राय कब किया जाता है, सत्र के अंत में किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं साथियों। देखिए अब ये शिक्षक द्वारा पढ़ाने के बाद ये देखना होता है कि बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण किया, बच्चों ने ज्ञान को किस सीमा तक ग्रहण किया है, उसी को हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन। ये कहाँ पर किया जाता है, यानी कि आपका सत्र समाप्त होने वाला, उसके अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए। आगे बात करते हैं निदानात्मक, इसकी बात करेंगे भैया। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। अब अच्छा इसके बारे में और थोड़ा सुन लीजिए, क्या कि किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब शिक्षक, मान लो कोई टीचर है, जब बच्चों को पढ़ाएगा, ठीक है, पढ़ाने के बाद जब शिक्षक बच्चों से अध्ययन संबंधित प्रश्न करता, अब मान लो मैंने पढ़ाया आप सभी को, अब मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आपसे क्या करूंगा, प्रश्न करता हूं, तो मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो यही पर होता है कि जैसे अध्ययन मान लो कर लिया, हमने पढ़ा दिया, अब पढ़ाने के बाद में आपसे अगर क्वेश्चन करता हूं तो आपको उसका आंसर बताना पड़ेगा, वही योगात्मक मूल्यांकन है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक मूल्यांकन क्या होता है। निदानात्मक मूल्यांकन जो बच्चे असफल हो रहे होते हैं, क्या होते हैं, जो बच्चे असफल हो रहे होते हैं। ठीक है, मार्कर खराब हो गया, खरीद के लाने हैं, दे आएंगे जल्दी, एक दो मार्कर तो गायब हो गए। ठीक है, गिर गए। तो जो बच्चे क्या होते हैं बेटा, असफल हो रहे होते हैं, और उनके बारे में उन बच्चों की असफलता का कारण, उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढना निदानात्मक मूल्यांकन होता है। मतलब बच्चा असफल क्यों हो रहा है, ये बच्चा जो है उसको असफल क्यों हो रहा है, इनका क्या करना है, इनका कारण, क्या करना, कारण ढूंढना ही आपका क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। समझ गए। तो ये तीन प्रकार के मूल्यांकनों की भाषा समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे। सारे आज पूरा मूल्यांकन पढ़ा दूंगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पूरा, पहले मूल्यांकन समझ लीजिए, फिर उसके बाद सतत एवं व्यापक। अब देखो मूल्यांकन आधारित प्रश्न जो आपके आते हैं, मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन आधारित प्रश्न। अब देखिए मूल्यांकन आधारित प्रश्न की अगर बात की जाए तो ये कैसे होते हैं। देखिए एक होता है अंतःमुक्त प्रश्न, और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं अंतःबंध। अब देखिए अंतःमुक्त प्रश्न क्या होते हैं और अंतःबंध प्रश्न क्या होते हैं। देखिए अंतःमुक्त अगर प्रश्न की बात करें तो इस प्रकार के प्रश्नों में विचारों को प्रस्तुत करने की क्या होती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है। मतलब अंतःमुक्त वाले प्रश्न जो होते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण क्या होती है, स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता होती है। मतलब इसमें है कि इस प्रकार के प्रश्नों में विचारों को प्रस्तुत करने में स्वतंत्रता होती है। जैसे कौन कौन हो सकते हैं, जैसे लघुत्तरी प्रश्न हो गया, और आपके कौन हो जाएंगे, यानी कि निबंधात्मक, जो निबंध वाले होते हैं निबंधात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार के इसमें प्रश्न
पूछे जा सकते हैं। ठीक, समझ गए। अंतःबंध वाले में क्या होता है, देखिए अंतःबंध वाले वे प्रश्न होते हैं, अंतःबंध वाले, तो इसमें विचारों को व्यक्त करने की कैसी होती है, पूर्ण स्वतंत्रता होती है, ये याद रखना। लेकिन इसमें जो होता है भैया, इसमें विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या नहीं होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है। नहीं चल रहा, लिंक तो बहुत बड़ी है इसमें, बिल्कुल नहीं चल नहीं रहा, कह रहा मैं नहीं चल रहा। ठीक है, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होती। जैसे इसमें कौन आ जाएगा, यानी कि सत्य असत्य। ठीक है, सत्य असत्य वाले प्रश्न, या हाँ या ना, हाँ या ना वाले प्रश्न। और कौन से आ जाएंगे इसमें, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, और कौन सा आ जाएंगे आपके, बहुविकल्पी हो गया, आपके खाली स्थान वाले आगे देखिए। अब प्राइमरी स्तर पर देखा होगा बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उनमें ज्यादातर यही तो सब दिया दे रखा होता है, यानी कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, हाँ या ना में बताइए। बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे होते हैं, और कौन दे रखा होता है, खाली स्थान। ठीक है, ये अंतःबंध होते हैं। ठीक, खाली स्थान हो गया, मिलान प्रश्न होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। ठीक, मिलान प्रश्न हो गया आपका, और कौन सा हो जाएगा, वर्गीकृत प्रश्न हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वर्गीकृत प्रश्न हो जाएगा। समझ गए इतनी बात। तो ये हो गया आपके मूल्यांकन आधारित प्रश्न, जो होता है अंतः मुक्त प्रश्न, और दूसरा कौन होता है, अंतःबंध। तो इसमें विचारों को व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। और अंतःबंध वाले में जो होता है, इसमें विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती है, जैसे असत्य सत्य, बहुविकल्पी प्रश्न, हाँ या ना, खाली स्थान, वर्गीकृत प्रश्न और मिलान वाले। और क्या हो सकते हैं, खाली, ये सब इसमें कौन से हो जाएंगे, आपका हो जाएगा मूल्यांकन आधारित प्रश्न। अब आगे हम बात करते हैं, आगे भैया बात करते हैं, देखिएगा अगला जो अगली हेडिंग है, उपलब्ध, उपलब्धि का मूल्यांकन, उपलब्धि का मूल्यांकन। अब देखिए उपलब्धि का मूल्यांकन समझ लीजिए, देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत, देखिए अब इसमें कैसा, सतत व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत, सतत, सॉरी, अब इसमें क्या आ जाएगा, निदान। ठीक है, क्या आ जाएगा, निदान करना, उपचार करना। ठीक है, निदान करना, उपचार करना, प्रोत्साहन। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो बच्चे में यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, यानी कि क्या करना, निदान करना, उपचार करना। अब भाई उपचार करोगे, अगर बच्चा समझ में आया तो उसका उपचार करोगे। अब बच्चे को क्या करोगे, प्रोत्साहन करोगे। तो इस प्रकार से उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, किसके आधार पर, उपलब्ध के आधार पर, कैसी उसकी उपलब्धता है उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये यानी कि सराहना, ये सब इनके प्रोत्साहन और सराहना करके विद्यार्थियों की उपलब्धियों, ठीक है, विद्यार्थियों की उपलब्धियों के बारे में क्या करना, यानी कि सुधार लाने के लिए उपयोगी प्रविधियां। इसके लिए कौन हो सकता है, इसके लिए प्रधानाचार्य हो जाएगा, अध्यापक हो जाएंगे, और माता पिता हो जाएंगे। इसके लिए कौन कौन हो जाएगा, यानी कि आपके माता पिता, ठीक है, प्रधानाचार्य, ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, प्रधानाचार्य, अध्यापक। ठीक है, समझ लीजिएगा, अध्यापक हो जाएगा, यानी ठोस प्रयास करने होंगे ताकि बच्चे का क्या हो सके, विकास हो गया। मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, बच्चे के विकास के लिए, उपलब्धि पाने के लिए उसका ठोस प्रयास करने पड़ेगा। तो ये हो गया आपका उपलब्धि के आधार पर उनका मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन, किस पर, प्राथमिक स्तर पर।
ठीक है, इस पर प्राथमिक स्तर पर। अब देखिए इस स्तर पर अगर बच्चे का मूल्यांकन करना हो तो इस पर स्तर पर औपचारिक मूल्यांकन समाप्त उचित नहीं होता है। शिक्षक को यानी कि शिक्षक को बच्चे का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन भी करना चाहिए। शिक्षक को बच्चे का क्या करना, अवलोकन। अवलोकन किस पर, प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का क्या करोगे, अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक, ये हो गया आपका प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन चाहिए। और बच्चे के माता पिता अभिभावक को अवगत कराना चाहिए। मतलब प्राथमिक स्तर पर अगर भाई देखिए बच्चा जो छोटा होता है तो कुछ स्कूल में जैसे चीजें समझ में नहीं आती तो टीचर क्या करता है, बच्चे माता पिता के बच्चों को अवगत कराता है कि बच्चा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, घर पर थोड़ा बच्चा को क्या करना, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा घर पर, तभी तो माता पिता उस बच्चे पर ध्यान देते हैं या नहीं देते। तो इन सब चीजों को भी प्राथमिक स्तर का मूल्यांकन होता है, जिस पर क्या होता है, औपचारिक मूल्यांकन सर्वथा उचित नहीं होता। शिक्षक को यानी कि अगर टीचर है तो बच्चों का अवलोकन करते हुए मूल्यांकन करना चाहिए, किस प्रकार से बच्चा होशियार है या नहीं है, तो उसका अवलोकन जितना करता हुआ चला जाएगा करना चाहिए। और बच्चे के माता पिता अभिभावक को भी अवगत कराना चाहिए। ये होता है प्राथमिक स्तर का मूल्यांकन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए प्राथमिक स्तर पर अगर देखा जाए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए परियोजना, पर्यावरण आकलन के लिए यानी परियोजना कार्य क्षेत्र भ्रमण प्रभावी उपकरण और तकनीकें माने जाते हैं। मतलब अगर बच्चा है तो आपको अगर पर्यावरण में उसका प्राथमिक स्तर पर अवलोकन यानी कि मूल्यांकन करोगे तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, आपको उसको यानी कि परियोजनाएं क्या कराना पड़ेगा, परियोजना देनी पड़ेगी। ठीक है, और उसको क्या कराना पड़ेगा भैया, कार्य, कार्य हो गया, क्षेत्र भ्रमण, ठीक, क्षेत्र भ्रमण प्रभावी उपकरण, प्रभावी उपकरण, तो ये सब चीजें क्या होगी, तकनीकें माने जाते हैं। तो ये प्राथमिक स्तर पर के मूल्यांकन के लिए सभी तकनीकें क्या होती हैं, कार्यरत होती हैं। ठीक है, समझ गए साथियों, आगे बढ़े। बस आप सभी लोग थोड़ा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे आप लोग बताइए क्या। अब बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ये तो हो गया मूल्यांकन के बारे में, मैंने बता दिया। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसके बाद ठीक, वो तो हमने मूल्यांकन बताया आपको किस तरीके से बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करने के लिए, लागू करते हुए सीबीएसई ने कहा है कि मूल्यांकन करते समय, सीबीएसई ने कहा है मूल्यांकन करते समय बच्चे का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो यही सतत व्यापक यानी कि किसका, किसने कहा है, सीबीएसई ने क्या कहा है, कैसा विकास, सर्वांगीण को ध्यान में, विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ठीक है, इस पर अगर मूल्यांकन माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए, सीबीएसई ने, किसने लागू किया है, सीबीएसई ने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए उसने कहा है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखिए अधिगम जो होता है, अधिगम सतत यानी कि अधिगम सतत, अधिगम एक सतत की क्या है, प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम जो है सतत की एक प्रक्रिया है, समझ गए, अधिगम जो है सतत की प्रक्रिया है, इसीलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। जब अधिगम सतत की प्रक्रिया हो गई तो इसका भी क्या होना चाहिए, मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए, सतत
होना चाहिए। समझ गए इतनी बात? अगर अधिगम एक सतत की प्रक्रिया है तो मूल्यांकन का सतत होना चाहिए। तो देखिए सतत व्यापक, सतत व्यापक यानी CCE, ठीक है, CCE का अर्थ है क्या? अर्थ है अर्थ छात्रों और विद्यालय, अर्थ इसका है छात्रों और विद्यालय, ठीक है, छात्रों और विद्यालय आधारित आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से संबंधित, आधारित मूल्यांकन प्रणाली से संबंधित, ठीक है, संबंधित जिसे छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं, जिसमें यानी कि संबंधित हो और कह रहा है कि जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हो, जिससे छात्र का क्या हो सके, शामिल हो। तो ये तुम्हारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, व्यापक क्या होता है, ठीक, व्यापक क्या होता है देखते हैं फटाफट। तो देखिए व्यापक की अगर बात करें, व्यापक, तो व्यापक क्या होता है? व्यापक का अर्थ होता है शैक्षिक और शैक्षिक और शैक्षिक, ठीक है, दोनों शैक्षिक हो गए और एक शैक्षिक हो गए, पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि, दोनों को शामिल करते हुए किसके, छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना है, जिसको हम व्यापक कहते हैं, यानी कि शैक्षिक और शैक्षिक, ठीक, शैक्षिक हो गया और आपका कौन हो गया, शैक्षिक, पक्षों को, ये मतलब इसको भी शामिल कर लो, इसको भी शामिल कर लो, तो ये हो गया पक्ष को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि, ठीक, छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना, छात्रों की वृद्धि और क्या करना, विकास को परखने की योजना क्या कहलाता है, व्यापक कहलाता है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ज्ञान, समझ, ठीक है, ज्ञान हो गया, समझ हो गया, व्याख्या, और क्या कह रहा, अनुप्रयोग, और आपका क्या होगा, विश्लेषण, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजनात्मकता, क्या हो जाएगा, सर्जन करना, सॉरी, आपका जो हो जाएगा उसको सर्जनात्मकता कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके पक्ष शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब देखते बात करते हैं भैया अगले पॉइंट की, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, ठीक है, क्या है भैया, उद्देश्य। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, यह सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है, मतलब जिनका पहला उद्देश्य है, यह सीखने की प्रक्रिया पर क्या कर देता है, प्रक्रिया पर बल देता है, ठीक है, या सीखने की प्रक्रिया पर क्या कर देता है, बल देता है। आगे बात करोगे, इसको याद रखने पर बल नहीं देना पड़ता है यहाँ, और इससे याद रखने पर बल नहीं देता। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का क्या माना जाता है,
अभिन्न यानी कि एक हिस्सा बनाना होता है। ठीक, इनको क्या बनाना होता है, एक अभिन्न हिस्सा बनाना होता है। अब देखिए सामाजिक उपयोगिता के लिए, किसके लिए, सामाजिक उपयोगिता या वांछनीयता में या एक कार्यक्रम की प्रभावशाली व निर्धारण करना और छात्र सीखने की प्रक्रिया, जो मतलब बच्चा होता है उसको सीखने की प्रक्रिया तथा सिखाने के प्रवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना होता है। तो ये उनके उद्देश्य होते हैं। ठीक है, ये उनके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। जैसे कौन कौन, सामाजिक प्रक्रिया, ठीक है, सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक प्रक्रिया, उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम को प्रभावशाली का निर्धारण करना, प्रभावशालीता का निर्धारण करना, छात्र सीखने की प्रक्रिया तथा सिखाने के प्रवेश में, छात्र को छात्र के अंदर सीखने की प्रक्रिया और टीचर को सिखाने की प्रक्रिया, ठीक है, सीखने या प्रक्रिया तथा सिखाने की प्रक्रिया के प्रवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, यही आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र, सतत व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। तो देखिए ये क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 अगर बात करोगे शारीरिक स्वास्थ्य, ठीक। नंबर 2 बात करेंगे रुचि, बच्चे को रुचि है या अभिरुचि, बच्चे को रुचि नहीं है, ठीक। अगर आगे बात करेंगे क्रियाकलापों, क्रियाकलापों, ठीक, करने की विधि, करने की विधि। आगे बात करेंगे चौथा पॉइंट जो हो जाएगा आपको, उसमें क्या, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति हो जाएगा। पांचवा अगर नोट करोगे तो होगा सामाजिक व्यवहार, ऐसा हो जाएगा, सामाजिक व्यवहार हो जाएगा, ठीक है। नंबर 6 अगर बात करें तो नंबर 6 में क्या नोट करोगे, यानी कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। ये मूल्यांकन के क्षेत्र हैं, सतत में आपको मूल्यांकन के क्षेत्र समझ लीजिएगा भैया। अगला जो है आपका 7 नंबर, किस प्रकार के संवेग को प्रदर्शित करता है, किस प्रकार के संवेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किस प्रकार के संवेग को क्या करना होता है, प्रदर्शित करना होता है। आगे अगला जो पॉइंट है उसमें क्या होता है, विभिन्न प्रयत्नों को किस प्रकार से समझता है, मतलब आप अगर बच्चा है विभिन्न प्रयत्नों को किस प्रकार से समझता है, ठीक है। तो ये व्यापक, ये आपके हो जाएंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र। पहला शारीरिक स्वास्थ्य, रुचि अभिरुचि, ठीक है, क्रियाकलापों को करने की विधि, क्रियाकलापों को करने की विधि भैया, अभिव्यक्ति, सामाजिक व्यवहार हो जाएगा, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है, किस प्रकार के संवेगों का प्रदर्शित करना, विभिन्न प्रयत्नों को किस प्रकार से समझता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करेंगे, हो गया होगा। आगे बात करेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विधियां, इसकी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की
विधि। ठीक है, तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सबसे पहली विधि हो जाती है, इसकी हम बात करेंगे अवलोकन। ठीक, ये नंबर 1 हो गई। नंबर 2 आपका जो आता है साक्षात्कार। नंबर 3 जो आता है प्रश्नावली। नंबर 4 जो आता है आपका श्रेणी मापनी। तो फिर उसके बाद अभिलेख अभी बताएंगे। तो देखिए अवलोकन की अगर बात की जाए तो अवलोकन में क्या होता है, अवलोकन से तात्पर्य होता है कि किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं को आंखों से देखकर और मन मस्तिष्क से समझकर, आंखों से देखकर और अपने मन मस्तिष्क से समझकर, ठीक है, शब्दों को प्रकट करने से होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अवलोकन कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, अवलोकन कहते हैं। किससे किससे, यानी कि आंखों से, और आपको किससे समझना होगा, मन मस्तिष्क से। मन मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क को से समझकर मानक शब्दों में, मन मस्तिष्क से समझकर, अब इसको किसमें, मानक शब्दों में प्रकट करना। ठीक है, मानक शब्दों में भैया क्या करना, प्रकट करने से होता है। अब देखिए छोटे छोटे जो बालक होते हैं, छोटा छोटा अगर बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है तो छोटा बच्चा मौखिक एवं लिखित परीक्षा के प्रति जागरूक नहीं होते। क्या वो लिखित परीक्षा के प्रति जागरूक हो पाएंगे छोटे बच्चे? अब मौखिक परीक्षा के प्रति जागरूक हो पाएंगे? नहीं। वो क्या करते हैं, वो उनकी आदतें संवेगात्मक स्थित बौद्धिक और परिपक्वता, रुचियों के विकास, अभिव्यक्तियों में परिवर्तन, सामाजिक समायोजन की सीमा या उनके उनके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। इनका अवलोकन कहलाता है। समझ गए? किसका किसका, यानी कि देखिए अगर प्राप्त जागरूक नहीं होते तो उनकी आदतों के बारे में, इसके बारे में आदतें हो गई, ठीक है, संवेगात्मक हो गए। ठीक, नोट कर लेना, संवेगात्मक स्थित, और आपका हो जाएगा बौद्धिक विकास। ठीक है, क्या हो जाएगा, बौद्धिक परिपक्वता या विकास, रुचियों, इसके बारे में, रुचियों के बारे में, रुचियों के विकास, अभिवृत्तियों में परिवर्तन, और हो जाएगा सामाजिक समायोजन, की सीमा, उनके व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, अवलोकन कहते हैं। समझ गए? आगे हम बात करते हैं साक्षरता, इसकी साक्षात्कार देख लीजिए। अगर इसकी बात की जाए तो इस विधि को मापन करता अथवा मूल्यांकन करता, इसको क्या बोलते हैं, मापन करता और मूल्यांकन करता। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, मापन करता और मूल्यांकन करता उस व्यक्ति अथवा छात्र, मान लो छात्र से सीधा संपर्क करता है जिसकी किसी विशेषता अथवा, मतलब जो आपका क्या है, साक्षरता है जो है आपका, सीधा संपर्क उससे करेगा जिसमें क्या होगा, विशेषता अथवा उस पर किसी क्रिया का प्रभाव का पता लगाना। किसी क्रिया की बच्चा कैसा कार्यकृति है या नहीं, तो उसकी क्रिया का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ गए? आगे हम बात करते हैं प्रश्नावली की। देखिए प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली सामान्यतः छात्रता विधि का लिखित रूप है। मतलब ये जो होती है इसका कैसा होता है, लिखित रूप। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रश्नावली होता है। अच्छा, श्रेणी मापनी क्या होती है? श्रेणी मापनी की अगर बात करें भैया तो श्रेणी मापनी, यह विधि प्रश्नावली की तरह होती है। अब यह विधि किसकी तरह होती है, प्रश्नावली की तरह। समझते चलना पूरा, प्रश्नावली की तरह होती है। अंतर यह होता है कि इसमें समस्या विशेष संबंधित अनेक कथन होते हैं। मतलब इसमें जो होते हैं, इससे समस्या संबंधी
अनेक क्या होते हैं, कथन होते हैं, अनेक कथन होते हैं। ठीक है, निर्धारक को अपनी दृष्टि से श्रेणीबद्ध करना होता है, इसीलिए इसे श्रेणी मापनी कहते हैं। अब जो कोई इसका निर्धारण करेगा तो इसको क्या करना, अपनी दृष्टि श्रेणीबद्ध करना होता है, इसीलिए इसको हम श्रेणी मापनी कहते हैं। समझ गए? आगे बात करते हैं। तो भैया समझ में आ रहा है? समझ में आए तभी बताइएगा, कमेंट और लाइक ज्यादा शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लग रही है आप सभी के तक वीडियो पहुंचाने में। ठीक है, अभिलेख क्या होते हैं, आप थोड़ा शेयर कर दीजिए तो जिससे मजा बहुत आने वाली है। अभिलेख क्या होते हैं, शिक्षार्थी के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों की जानकारी। अगर बच्चा है उसके व्यवहार में परिवर्तन होना, उसके व्यवहार में परिवर्तन होने वाली जानकारी को हम अभिलेख का सहारा लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख। यानी कि किसके व्यवहार में, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की जानकारी, परिवर्तनों की, कि बच्चे में क्या कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, उनकी क्या करना, जानकारी करना, क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। समझ गए? आगे हम बात करते हैं परीक्षण की। अब परीक्षण के बारे में अगर देखोगे तो परीक्षण से तात्पर्य किसी शिक्षार्थी छात्रों, ठीक है, शिक्षार्थी छात्रों के समूहों की, मतलब शिक्षार्थी और छात्रों की क्या, समूहों की मानसिक मानसिक क्षमताओं, यानी कि उनकी कौन सी कैसी मानसिक क्षमता है, और शैक्षिक उपलब्धियों, शैक्षिक कठिनाइयों का पता लगाने की, यानी कि मौखिक अथवा लिखित विधि। ठीक है, यानी कि उसकी परीक्षण उनका किया जाता है। मानसिक हो गया, शैक्षिक हो गया, इन सबको करने के लिए किसका, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, परीक्षण विधि कहते हैं। जैसे नंबर 1 इसमें कौन सी आ जाएगी, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, नंबर 2 जो आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं भैया, अभिक्षमता, अभिक्षमता परीक्षण। आगे हम जो बात करेंगे, अगला जो आ जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण, बुद्धि जानते हो गए आप सभी लोग, बुद्धि परीक्षण। बताइए, प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धि, यानी कि बुद्धि उपलब्धि कितनी होती है, बताइएगा आप सभी लोग। ठीक, आगे आ जाएगा व्यक्तित्व परीक्षण, कौन सा हो जाएगा, व्यक्तित्व परीक्षण। अब देखिए बहुत लोगों का व्यक्तित्व पहचाना जाता है, तो ये सब परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। आगे हम बात करते हैं, ये मूल्यांकन एवं विधियां हो गए। आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, विशेषताओं की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता। ठीक, देखिए इनकी विशेषताएं क्या होती है, सतत और व्यापक की मूल्यांकन, सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन, मतलब सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू, इसके अंदर सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। और ये निरंतरता का अर्थ होता है कि शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थी का निर्धारण, शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थी का कैसा निर्धारण करना है, रचनात्मक मूल्यांकन, कैसा, रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन, जो मूल्यांकन की बहुविध तरीकों का उपयोग करके, भाई बच्चे का किसी भी तरीके से वो कर सकते हो, विकास कर सकते हो, मूल्यांकन उपयोग करके औपचारिक रूप से किया जा सकता है। ठीक है, औपचारिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है, तो इसकी विधियां होती, विशेषताएं होती। देखो, अब जीवन कौशल, सहपाठचर्या, अभिवृत्तियों और मूल्यांकन शामिल होते हैं, मतलब ये सब आपके विशेषताएं होती हैं बच्चों, यानी कि जो बच्चों का अगर क्या करना होगा, विकास करना होगा। ठीक है, तो ये उनकी विशेषताएं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की क्या होती है, विशेषता होती है। समझ गए होंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के कार्य। सतत एवं मूल्यांकन के कार्य, ठीक है, ये लास्ट हेडिंग है, कार्य एवं महत्व। कार्य एवं, बहुत शार्ट में हमने बताने की कोशिश की है, ठीक है। जहां तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया जरूर होगा ये सेशन, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यह अध्यापक को प्रभावकारी, मतलब सतत व्यापक कार्य और महत्व क्या होते हैं, ये किसको करेगा, अध्यापक हो गया, ठीक है, समझना। अध्यापक को प्रभावकारी, अध्यापक को प्रभावकारी, ठीक, प्रभावकारी कार्य नीतियों की उपयोगिता करने में सहायता प्रदान करता है। मतलब टीचर की क्या कार्य नीतियां होंगी, उपयोगिता में क्या करना होता है, सहायता प्रदान करना, ठीक, समझ गए, उपयोगिताओं में सहायता प्रदान करना। और सतत मूल्यांकन शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को नियमित रूप से आंकने में सहायता देता है, ठीक है, सीमित रूप से आंकने में सहायता देता है। यह अध्यापक को तत्काल फीडबैक मुहैया उपलब्ध कराता है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। यह अध्यापक को क्या कराएगा, फीडबैक तुरंत मुहैया कराने की कोशिश करेगा, मुहैया उपलब्ध कराता है। सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा बच्चे अपनी शक्तियों और कमजोरियों, बच्चे जो होते हैं अपनी शक्तियों के बारे में, उनके अंदर कितनी क्षमता है, और कमजोरियों को मापन एवं प्रभावी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से जो बच्चे होते हैं, बच्चों में कमजोरी, ठीक है, बच्चों में क्या करना, कमजोरियों और शक्तियों का पता लगाना, समझ गए, शक्तियों का पता लगाना। आगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य जोर विद्यार्थियों की निरंतरता, मतलब इसका जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो मुख्य बिंदु है, वो क्या करना है, मूल्यांकन का मुख्य जोर विद्यार्थियों की निरंतरता और समृद्धि पर और उनका बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने पर होता है। तो ये मतलब कौन करता है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो बच्चे का जब विकास होता है, तो ये उन पर चीजों पर जोर देता है। कैसा, भावनात्मक, कोई चीजें भाव से जुड़ी हो, शारीरिक कोई उनसे रिलेटिव जुड़ी हो, सांस्कृतिक से जुड़ी हो, और सामाजिक विकास, यानी कि कोई चीजें समाज से, अगर बच्चे को आप इन सब चीजों से लेकर के रिलेटेड पढ़ाएंगे तो बच्चे के अंदर ज्यादा विकास होगा कि नहीं होगा। अभी अगर किताबी ज्ञान दोगे तो मजा नहीं आएगा, अगर बच्चे को उससे रिलेटेड चीज बताओ, अगर बच्चे को रिलेटेड चीज बता रहे हो तो बच्चे को बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी साथियों, है ना। तो ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं होती है। तो साथियों, आज के लिए सेशन ये पूरा समाप्त होता है यहीं पर। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसा लगा आप सभी को। इसके क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, इसके क्वेश्चन सारे जो होंगे वो मैं एक दिन करवा दूंगा, जिससे आपको और फायदा मिल जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाएगी, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये कैसा लगा सेशन, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।